गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडीज काफी अच्छी चल रही होंगी। लर्न साइंस आप लोगों की हेल्प कर पा रहा होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने उस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने टॉपिक वाइज पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करके, पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड करके उसको पढ़ा है, ताकि हमें एक एक चीज जो है काफी अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले जो 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं वो आप लोगों ने जरूर पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े तो मैं आपको लिंक डाल दूंगी, आई बटन पर लिंक डाल दूंगी, आप वहां से क्लिक करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन दोनों को पढ़ना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा एक चैप्टर है, तो एक चैप्टर हमेशा एक दूसरे से रिलेट होता है। अगर आपको पिछली बात नहीं मालूम होगी तो आगे वाली बात में आप कंफ्यूज करेंगे कि क्या बोल रही है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। जो मैंने बोला, अगर मैं अभी आपको कभी बोलूंगी कि जैसा हमने पीछे पढ़ा, तो आपको पता ही नहीं होगा क्या पढ़ा हमने। तो इसलिए पीछे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी आप लोग बैकलॉग जमा मत कीजिए, अभी बहुत सा टाइम है, अभी से हम पढ़ना स्टार्ट करें और बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं। मतलब तेजी से तो सॉरी, मैं वीडियो तो बहुत तेजी से नहीं डाल रही, लेकिन हाँ, कुछ दिनों में ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो आपकी वक्त पर आएगी। बट जो हमारी जो सिलेबस कवर करने की जो स्पीड है वो अच्छी है, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हाफ ईयरली का सिलेबस 3 चैप्टर्स। अब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो जाएगा और हम जल्द ही चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी। तो चलिए, इन सभी बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। वैसे उम्मीद तो ये है कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि काफी दिन के बाद ये वीडियो आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और जितनी भी हमारी जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ा, वो सारी चीज पढ़ते हुए अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो गाइडिंग वैल्यूज थी वो क्या क्या थी और कौन कौन सी थी, वो हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। In this book, we shall study the exact provisions of constitution on different subjects। कि हम लोगों ने इस बुक में अब तक तकरीबन हम लोग, जैसे चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी, उसमें भी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से इंट्रोड्यूस हुए थे कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जरूर होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हमें पता लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं, क्योंकि उसके कायदे कानून ऐसे होते हैं। ओके, तो इस बुक में हम लोग जो है क्या है कि बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे और बहुत मतलब डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया है। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। कि अब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, यानी अब हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ जान लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओवरऑल फिलॉसफी यानी फलसफा जिसे कहते हैं वो क्या है, उसको समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है, इसी को समझते हुए द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। देखिए बच्चों, हम सभी जानते हैं हमारा आजाद हिंदुस्तान बहुत सारे लोगों का, हजारों आंखों का ख्वाब था, हजारों लोगों का सपना था, और साथ ही ये प्रॉमिस भी था, बहुत बड़ा प्रॉमिस था जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे उन्होंने किया था, हिंदुस्तान के देशवासियों से किया था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। बहुत हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों ने अपने खून बहाए, फिर कहीं जाके हमें ये आजाद हिंदुस्तान हासिल हुआ। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, रेस्पेक्ट कीजिए बच्चों, रेस्पेक्ट कीजिए। ओके, तो ये ड्रीम भी था और प्रॉमिस भी था। तो चलिए देख लेते हैं ड्रीम और प्रॉमिस दोनों को। Some of you may have noticed a name missing from the sketches of makers of the constitution। देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ा था, और अगर आप लोग अपनी बुक को देखेंगे तो देखिए, बुक से याद आया मुझे कि आप लोगों के सामने बुक खुली है कि नहीं। यस, अगर नहीं खुली तो फौरन से वीडियो को पॉज कीजिए और बुक खोलिए, जल्दी से अपनी पॉलिटी की बुक खोलिए। यस, चैप्टर नंबर 2 खोलिए।
तो उसमें आप देखिए दोनों साइड जो है आपके क्या है, इस टॉपिक पर आइए 3.4 गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। दोनों साइड पे क्या है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो है उनके फोटो बने हुए हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन तमाम नामों में तो एक नाम जरूर मिसिंग है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि वो नाम ही सबसे ऊपर होता है, वो नाम है महात्मा गांधी जी का, फादर ऑफ द नेशन का। तो इसकी क्या वजह है? तो देखिए बहुत ही आपको एक बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है, बहुत ही नॉलेजेबल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखने में तो ऐसा लगता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही महात्मा गांधी की बातों पे बना है, लेकिन सच तो यह है कि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। येट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलो हिज विजन, बल्कि बहुत सारे मेंबर्स जो उनके विजन थे, जो उनके ख्वाब थे, जो उनके सपने थे, जो उनके प्रॉमिस थे, उसको फॉलो करते थे। Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. बहुत सालों पहले 1931 में उन्होंने एक मैगजीन यंग इंडिया में लिखा था और बताया था, अपनी ख्वाहिशों का इजहार किया था कि वो फ्री इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं और वो फ्री इंडिया में क्या क्या चाहते हैं। तो उनके विजन्स को वहां से लिया गया। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे गांधी जी का पूरा वो विजन लिखा हुआ है जो वो चाहते थे। तो आप लोग जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे तो शायद आपको साफ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन होप सो कि आपके आगे बुक होगी तो वहां पे आप देख लीजिए, या फिर ऑनलाइन एनसीईआरटी के बुक्स अवेलेबल हैं रीडिंग के लिए, तो आप लोग वहां से भी पढ़ लीजिएगा। तो ये पढ़ लीजिएगा, सिंपल गांधी जी के विजन है, ये आप लोग को समझ में आ जाएंगे, हम इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. देखिए ये जो इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट किया गया था हमारी इंडिया में, आप सभी जानते हैं जब इंडिपेंडेंट होने से पहले, इवन आज भी बहुत ज्यादा जाति प्रथा है, कास्ट सिस्टम है, दलित, ऊपरी कास्ट के लोग, निचली जात के लोग, ये सब बहुत ज्यादा है, बहुत भेदभाव था इस चीज को लेकर, और अभी भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और परसेंट में तो ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको क्लास 8 से कहती हुई आ रही हूँ, कोई भी इंसान जात पात से बड़ा नहीं होता, अमीर गरीब से बड़ा नहीं होता, इंसान वही अच्छा जिसके कर्म अच्छे, जिससे दूसरे लोगों को कोई नुकसान ना हो, इंसान वही अच्छा है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझे, तो जिसका कैरेक्टर अच्छा है इंसान वही अच्छा। इसलिए होप सो कि आप लोग लर्न साइंस के स्टूडेंट होने के नाते और एक पढ़े लिखे सिटीजन होने के नाते आप लोग तो इस तरह का भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर आपके आसपास कोई बड़ा भी कुछ ऐसा करता हो तो आप उनको जरूर अवेयर करेंगे कि ये इलीगल भी है और ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी है। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है कि कोई कहाँ पैदा होता है, जो अच्छे काम करेगा इंसान तो वही अच्छा होगा ना। हम सारे के सारे 2 हाथ 2 पैर एक दिल सबके पास है, एक दिमाग सबके पास है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कभी ऐसा ना करें, और मेरी ये बहुत दिल से ख्वाहिश है कि आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग ऐसा तो नहीं करते। तो ये जो इनइक्वालिटीज थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बहुत कुछ सहा। उनको शादी में बाहर निकाल दिया गया, उनको क्लास में नीचे बिठाया गया, उनसे झाड़ू लगवाई गई क्लास में। तो ये सारी चीजें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जो हमारे ड्राफ्टेड कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत कुछ सहा था। तो इसीलिए वो इस चीज को बहुत हाईलाइट करते थे। इसीलिए जो आज जो दलित हैं, जो लोअर कास्ट हैं, मैं तो लोअर कास्ट वर्ड नहीं बोलना चाहती, बट इसी तरह डिफाइन किया जाता है तो हमें बोलना पड़ता है। तो जो लोग हैं वो आज भी उनको अपने लिए बहुत बड़ा अपना लीडर मानते हैं, तो इसी क्योंकि उन्होंने बहुत आवाज उठाई है लोगों के लिए। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, हम सभी जानते हैं, इन्होंने ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था सबसे पहले। तो इनका जो अंडरस्टैंडिंग थी कि इनइक्वालिटीज को कैसे खत्म किया जाए, वो बिल्कुल अलग थी। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी इन हिज विजन। वो जो मतलब उनकी सोच थी कि किस तरह इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए, इक्वालिटी लाई जाए, वो गांधी जी से बिल्कुल अलग थी, और उन्होंने जो गांधी जी का विजन था उसको बहुत बिटरली क्रिटिसाइज भी किया। In this concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. तो ये जो उनकी स्पीच है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, आपकी बुक पे भी है,
उन्होंने अपनी इस एंजाइटी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, बहुत ज्यादा वो वरीड रहते थे कि ये चीज स्पेशली खत्म होनी चाहिए। तो उनके और गांधी जी के विजन अलग अलग थे। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि सबकी सोच अलग अलग थी, अलग अलग सोच के लोगों ने एक साथ मिलकर चंद बातों पे एक साथ सबने एग्री किया, तब कहीं जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। सिर्फ एक सोच से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, यानी कि सब लोग एक जैसा ही सोच रहे थे, नहीं, सब लोग अलग अलग सोच रहे थे, सबकी सोच एक दूसरे से अलग थी, बट वो सारी सोचें कुछ बेसिक रूल्स पर आकर एग्री करती थी और उन्हीं रूल्स को पूरे इंडिया में लागू किया गया। तो ये मत सोचेगा कि सिर्फ एक ही तरह की सोच थी, हर तरह की सोच थी। ओके, फाइनली लेट अस turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on August 1947. Finally हम लोग जवाहरलाल नेहरू साहब who is the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी स्पीच की तरफ आते हैं, जो कि उन्होंने अगस्त 1947 की नाइट में दी थी, जिस टाइम हमारा इंडिया भी 2 हिस्सों में पार्टिसिपेट हो गया था। तो खुशी के साथ साथ बहुत ज्यादा गम भी था। तो ये स्पीच आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग काफी इमोशनल हो जाएंगे और आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू साहब के विजन से भी आप लोग बहुत ज्यादा मतलब वाकिफ हो जाएंगे। तो चलिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके पढ़ने के लिए जरूरी है, पूछा भी जा सकता है आपसे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है, क्वेश्चन कह रही हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी है, फलसफा है, उसको अब हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इन टर्न नर्चर्ड बाय फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी, के जिन चीजों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन चीजों ने इंस्पायर किया, गाइड किया, उन सारी चीजों से एक चीज निकल के आई कि जो हमारे इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, उसका फाउंडेशन मिला। These values are embedded in the preamble of the Constitution। और ये सारी चीजें जो इंडिया का प्रियम्बल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसमें सारी वैल्यूज आपको देखने को मिल जाएंगी। They guided all the articles of Indian Constitution। उस प्रियम्बल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल्स हैं, कि वो सभी आर्टिकल्स का सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद है आपको जो हमारा छोटा सा प्रियम्बल है उसमें उसको पढ़ने से आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब यहाँ पे आपको व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन मिल गई। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक शॉर्ट स्टेटमेंट से और एक कुछ बेसिक वैल्यूज से स्टार्ट होता है, जिसको किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहा जाता है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रियम्बल। अमेरिका से इंस्पायर होते हुए तकरीबन बहुत सभी कंट्रीज ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रियम्बल से स्टार्ट किया। देखिए प्रियम्बल क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन को जब प्रिंट किया गया था हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो 12 बल्कि वॉल्यूम्स उसके निकल के आई थी। तो इतना अगर मैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठेंगे तो इतना मोटा तो हम पढ़ने से रहे, इस तरह तो अगर ये प्रियम्बल ना होगा तो आप और मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल ही ना वाकिफ रहेंगे। तो इसीलिए प्रियम्बल में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समूह जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है प्रियम्बल के अंदर, तो इसीलिए प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए let us read the preamble of our constitution very carefully and understand meaning of each of its keyword। देखिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग उस प्रियम्बल को समझने वाले हैं जो आप तकरीबन बचपन से ही अपने बुक के फ्रंट पेज पे देखते आ रहे हैं और जिसको आप लोग पढ़ते भी होंगे अपने 15 अगस्त में, 26 जनवरी पे बहुत सारे बच्चे जो है खास बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है पढ़ने के लिए। तो द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लगता है कि जैसे एक पोएम है डेमोक्रेसी के ऊपर लिखी हुई। कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड। इसमें पूरी, मैंने कहा ना, पूरा सार है, पूरी समरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद क्या है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन द इवैल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेयर इट इज गुड और बैड। देखिए इससे हमें पता लगता है कि
गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी लॉ पास कर रही है तो जो इसकी बेसिक वैल्यूज है ना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लॉ सही है कि नहीं है, ये लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज के मुताबिक है कि नहीं, ये इनको कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। तो ये गुड है कि बैड, आपको मतलब सिर्फ प्रियम्बल पढ़ के इस चीज का अंदाजा लग जाएगा कि इस लॉ का मकसद क्या है। ओके, इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बच्चों, जल्दी से आप लोग इस फॉर्म में खड़े हो जाइए, इस पोजीशन में खड़े हो जाइए और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. बैठ जाइए बच्चों। यस, बहुत अच्छे, बैठ जाइए सब लोग। अब हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ लिया। अब हम लोग इसके एक एक मीनिंग जो ये हाईलाइट किए हुए हैं, जितने वर्ड, सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं और बहुत तेजी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है? हम हिंदुस्तान के लोग। इसका मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो पूरे इंडिया में से जो रिप्रेजेंटेटिव चूज कर आए थे उनके द्वारा बनाया गया है और ये किसी भी किंग, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हैंडेड डाउन नहीं किया जा सकता। इसको ये नहीं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, किंग इससे ऊपर जा सकता है, नहीं, सब लोग इसके नीचे ही रहेंगे और एनी आउटसाइड पावर, और नहीं कोई आउटसाइड पावर इसको जो है कंट्रोल कर सकती है। सॉवरेन, पीपल हैव सुप्रीम to make decision on internal as well as external matters। सॉवरेन का मतलब है कि पीपल, लोगों को, उनको अपनी जो हमारे हिंदुस्तान के मसले हैं उस पर, चाहे वो इंटरनली हो एक्सटर्नली हो, उस पर खुद से डिसीजन लेने की पूरी आजादी है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी जैसे सुपर पावर्स या कोई भी इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। सोशलिस्ट, wealth is generated socially and should be shared equally by society। socialist का मतलब है, जो वर्ड socialist यूज किया गया है कि wealth जो है वो socially generate होती है, सबके काम करने से वो generate होती है, इसलिए वो सभी पूरी सोसाइटी में सभी लोगों के दरमियान इक्वली शेयर होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री, रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लैंड और इंडस्ट्री को रेगुलेट करे, उनकी चेकिंग करती रहे, ताकि जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उनको कम किया जा सके, ना कि बढ़ाया जा सके बल्कि कम किया जा सके। सेकुलर, जो वर्ड सेकुलर यूज किया गया है उसका मतलब है सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजियन। देखिए इस चीज को आप गौर से समझिए। सेकुलर का मतलब है, क्योंकि हमारी कंट्री एक सेकुलर है, ये हमारा प्रियम्बल कह रहा है कि सिटीजन को, सभी सिटीजन को इस बात की पूरी आजादी के वो किसी भी मजहब को फॉलो करें, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ऑफिशियल रिलीजन मतलब गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। देखिए नीचे लिखा है गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रेस्पेक्ट। के गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिस को इक्वली रेस्पेक्ट देगी, इक्वली उनकी रेस्पेक्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स लाइक देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। कि एक ऐसी, डेमोक्रेटिक का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जहां सभी लोगों को जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का हक हासिल हो इक्वली, और वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करें और वो रूलर्स जो हैं वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, यानी लोग उनसे सवाल जवाब करें। वो कोई भी पॉलिसी लाए, कोई भी लॉ बनाए, उसके बारे में लोगों को बताएं उन्होंने क्यों बनाया, इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है, इससे देश का क्या फायदा हो रहा है, देश की इकोनॉमी पे, सोशल पे क्या
इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज लोगों को बताना जरूरी है। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल, और गवर्नमेंट जो है वो जो ये कुछ बेसिक रूल हैं हमेशा उनके मुताबिक चलेगी, कभी भी इससे ऊपर कभी भी इससे नीचे नहीं जाएगी। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन, कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा यानी प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो हमेशा एक इलेक्टेड पर्सन होंगे, कोई हेरिडेटरी पोजीशन यानी मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बन गए तो जैसे जायदाद में जैसे कहते हैं ना कि बादशाह के बाद जो बादशाह का बेटा पूरी जिंदगी के लिए बना रहता है, ऐसा नहीं होगा, हमेशा इलेक्शंस होते रहेंगे। ओके, तो चलिए इतने वर्ड्स पढ़ लिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जस्टिस, जो वर्ड जस्टिस हमने यूज किया, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सिटीजन्स को उनके कास्ट की वजह से, उनके मजहब की वजह से, जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं उनको कम से कम करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। गवर्नमेंट जो है सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करेगी, और खासतौर से जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए, जैसे ट्राइबल्स हैं, दलित हैं, इन लोगों के लिए स्पेशली वर्क करेगी। अब नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स and the way they wish to follow up their thoughts in action। लिबर्टी का देखिए इस मीनिंग, इसको आप लोग गौर से सुनिए कि किसी भी अनरीजनेबल, कोई भी मतलब बिला वजह सिटीजन्स की सोच पे कि वो क्या सोचते हैं और वो किस तरह अपनी सोच को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं बिना किसी वजह के, जिससे मतलब किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, किसी दूसरे को हर्ट नहीं हो रहा, वो अपनी बात रख सकते हैं खुल के, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, और अगर वो अपने थॉट्स को एक्शन में फॉलो करते हैं, मतलब जो सोचते हैं अगर उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, वो अगर वैसा करते भी तो गवर्नमेंट को इस चीज से या किसी भी दूसरे नागरिक को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को लिबर्टी है, आजादी है। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वालिटी का मतलब है सब लोग, सब लोग, जैसे कि हम सभी जानते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सब लोग कानून की निगाह में बड़े, चाहे वो कितना वेल्दी पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो, सब लोग कानून की निगाह में बराबर है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। जो भी ट्रेडिशनल सोशल इक्वालिटीज है, जैसे हम लोगों ने जेंडर को लेकर देखा, हम लोगों ने कास्ट को लेकर देखा, रिलीजन को लेकर देखा, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर कराए। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड यानी भाईचारा। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। और यहाँ पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करें जैसे हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हों। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। कोई भी किसी भी सिटीजन के साथ बुरा बर्ताव ना करे, उसको एज ए फेलो सिटीजन, एज ए इंफीरियर उसके साथ बिहेव नहीं करे। ये सारी चीजें क्या है, कानून के खिलाफ है, आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। तो देखिए बच्चों, यहीं पर हो गया हमारा प्रियम्बल का ऑपरेशन कंप्लीट। होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग काफी अच्छा फील कर रहे होंगे प्रियम्बल को समझने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है हमारा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, यानी जो हमारी जितने भी इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, जितने भी गवर्नमेंट के काम करने के तरीके हैं, जो पूरा प्रोसेस है, उसके डिजाइन के बारे में हम लोग समझेंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरिली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ये नहीं कि कुछ उसमें आर्टिकल्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं और बस कुछ उसकी फिलॉसफीज हैं, बस उस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है। नहीं, एज वी नोटेड अबाउट, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्पावरिंग these values into institutional arrangement। कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, इन सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को दिखलाता है कि हमारा इंडिया आजाद होने के बाद वो किस तरह चलेगा। जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि फ्रीडम स्ट्रगलर्स ने जो है लेजिस्लेचर जो ब्रिटिश इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि बहुत ही वीक सी लेजिस्लेचर थी, प्रोविंशियल असेंबली जो थी, उससे वो उन लोगों ने आइडिया लिया कि हमारा फ्री इंडिया में हम किस तरह जो है अपनी प्रोविंशियल असेंबली चलाएंगे। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। और ज्यादातर जो
डॉक्यूमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो इसके अरेंजमेंट के बारे में बताते हैं। इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ये बहुत लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। Therefore, it's need to be amendment quite regularly to keep it updated। तो इसलिए इसमें मतलब इसको अपडेटेड रखने के लिए, देखिए उस टाइम 1947 और 2022 का अगर आप कंपेयर करें तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बदल गई हैं। तो इसको हमेशा अपडेटेड रखने के लिए इसमें मतलब इसमें बदलाव की, अमेंडमेंट की, चेंजेस की गुंजाइश रखी गई है। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be accordance with people's aspiration and changes in society। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उन्होंने इस चीज को महसूस किया था कि इसको इस तरह बनाना है जो लोग के एस्पिरेशंस को और चेंजेस, सोसाइटी में चेंजेस को जो है वो बनाए रखे। They did not see it as a sacred, static and unalterable law। कि इन्होंने मतलब जिन लोगों ने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने इसको ऐसे नहीं बनाया कि बिल्कुल स्टैटिक के एक लफ्ज इधर से उधर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और देश के उस टाइम के हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। तो इसीलिए इसमें इसके लॉज में जो है बदलाव की गुंजाइश रखी गई है। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फॉर टाइम टू टाइम। तो इसीलिए इसमें चेंजेस के लिए टाइम टू टाइम रखे गए हैं अमेंडमेंट्स, प्रोविजंस। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और यही चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहलाते हैं, जिनको आप लोग आगे न्यूज में सुनते ही रहते होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के बारे में बहुत ही लीगल लैंग्वेज में इन सारी चीजों को बताता है। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट, इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब आप लोग फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत टफ लग सकता है ये। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि इसकी जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो है वो बहुत बेसिक से हैं और वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। Like any constitution, the Indian Constitution lay down a procedure for choosing persons to govern the country। अब हम जो पूरे इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को जो बोल रहे हैं, देखिए किसी भी, उसका मतलब है कि किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन भी अरेंजमेंट जो हम बोल रहे हैं, किस चीज के अरेंजमेंट की, इस बात को बताता है, उस पूरे प्रोसीजर को बताता है कि किस तरह एक जो है वो चुना हुआ पर्सन जो है वो पूरी कंट्री को गवर्न करेगा। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजंस। ये बताता है कि किसके पास कितनी पावर होगी किसी भी मसले पर डिसीजन लेने के लिए। एंड इट पुट्स लिमिट ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। और ये जो है बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। और ये साथ ही ये गवर्नमेंट के पावर पे भी लिमिट लगाती है कि वो क्या क्या कर सकती है, सिटीजन्स को कुछ राइट्स देकर जो कि कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी उनको खत्म नहीं कर सकती। आप उनके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप सो कि आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब समझ में आ गया। मतलब यही कि जो हमारा फ्री इंडिया होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, पार्लियामेंट कैसे चलेगी, ये सारी चीजें ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में यही सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो है नैतिक बातें, बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई, नहीं, ये सारी चीजें भी उसमें लिखी हुई है और ज्यादातर यही सारी चीजें लिखी हुई है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के बारे में। तो देखिए बच्चों इसी के साथ हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऑलरेडी अगर सब्सक्राइबर हैं तो अपने आस पड़ोस वालों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए ताकि वो लोग भी हमारी इस बड़ी क्लास में शामिल हो सकें। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।